ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, भाग पाँच यानी कि संघ, द यूनियन, और उसका भी एक उपभाग होगा कार्यपालिका, है ना। तो ये शुरू करते हैं आपको। ओके, भाग 5, संघ सरकार, संघ, यूनियन, द यूनियन, द यूनियन। इसका भी हम एक उपभाग करेंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम कहेंगे द एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव, या इसको कहिए आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इससे क्वेश्चन आता है। तो खैर 52 अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट का, आगे भी और भी 71 भी है ना। तो खैर आर्टिकल नंबर 52 में क्या दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसको प्रथम नागरिक भी कहते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे देखिए आर्टिकल नंबर 53 में क्या होगा, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, जिसका पालन वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये आपको कल भी बताया था, एक बार और समझ लीजिए आप ये। विधायिका, द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, इस पर एक वीडियो बना हुआ है पहले, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हुआ, है ना, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो विधायिका क्या होता है, विधायिका में वो वर्ग आएगा, वो लोग आएंगे जो विधान बनाते हैं, विधान का मतलब कानून बनाते हैं, जो विधि बनाते हैं। तो कानून कौन बनाएंगे, एमपी, लोकसभा के एमपी या फिर राज्यसभा के एमपी मिलकर, या फिर एमएलए या फिर एमएलसी, ये किस में आएंगे, तो विधायिका वर्ग हुआ, यानी कि जो सत्ता वर्ग होता है वही तो कानून बना सकता है, वो भी विधि बना सकता है। विधि जो बनाएगा वो ये विधायिका में आएगा, और जो इन विधियों को, इन कानूनों को जो लागू करेगा वो कार्यपालिका में, यानी कि इसमें सरकारी पदाधिकारी, किसी भी वर्ग का पदाधिकारी हो, ये कार्यपालिका आ जाएगा। न्यायपालिका में जो सरकारी पदाधिकारी उन कानूनों को सही से लागू करेंगे या नहीं, उनकी जांच करने के लिए, यानी कि इसमें न्यायालय आ जाएंगे, न्याय, अदालत है ना, या जज लोग आ जाएंगे इसमें। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका। तो आर्टिकल नंबर 53 में क्या है, कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। क्या लिखेंगे, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, है ना, राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी, निहित का मतलब कंसील, छुपा होना, निहित होंगी, जिनका पालन वह स्वयं करेंगे, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे, या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे। ओके, पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे। एक बार फिर से समझिए, आर्टिकल नंबर 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी, जिनका पालन वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे। इसको समझें। निहित का मतलब छुपा होना, कंसील होना, है ना, उनके अधीन होना। तो
तो उनका पालन वह स्वयं करेंगे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों। अधीनस्थ पदाधिकारियों का मतलब जो छोटे उनके अंडर में रहकर कार्य करेंगे, है ना। देखना जैसे सरकारी जो वर्ग होगा सब किस में आ जाएगा, कार्यपालिका में। तो रेलवे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मान लो कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ाएगा, ये तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, वो पढ़ाए अपने आप आकर। लेकिन वो खुद कैसे आ सकते हैं कि वही रेलगाड़ी पे चलाए, वही रेलवे डिपार्टमेंट को डील करें हर चीज़ को। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए कुछ आयोगों का गठन किया है ना, वो आयोग बनाए हैं, है ना, कि जो मेरा इसका अनुसरण करेंगे आदेशों का या पालन करेंगे कार्यपालिका के, वो अधीन रहकर करेंगे। हमें जो गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं सरकारी केंद्र सरकार की, ये राष्ट्रपति के अधीन मिलती हैं। मान लो आप रेलवे में सेलेक्ट हुए, तो रेलवे में जो सेलेक्ट हैं ये किसने आपको नौकरी दी है, राष्ट्रपति महोदय ने नौकरी दी है ना। और जब हम राज्य सरकार में होते हैं वो राज्यपाल के अधीन हमें नौकरी मिलती है, ना कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के, है ना। तो इसमें क्या लिखा है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होंगी, जिनका पालन वह स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कराएंगे, है ना। तो वो अधीनस्थ पदाधिकारी का चयन करना चाहते हैं। जैसे आईएएस पदाधिकारी होते हैं, आईएएस की नियुक्ति कौन करता है, कौन उसका ये एग्जाम को कंडक्ट करता है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। तो राष्ट्रपति महोदय ने संघ लोक सेवा आयोग गठित करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं। वो सारे काम ये करते हैं कि प्रीलिम एग्जाम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उचित व्यक्ति को नियुक्त करता है ना। और अगर वो आईएएस का सिलेक्शन ना हो, ये काम किसको करना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदय को करना पड़ेगा फिर, है ना। तो या तो पूरे देश में राष्ट्रपति सब काम करे कार्यपालिका के, या फिर वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों उनकी जगह कोई नियुक्त करे अपनी जगह वो, है ना। तो ये आर्टिकल 53 में है ना। और ये आपको पहली वीडियो में बताया था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का हेड कौन होता है, क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, है ना। और ये आर्टिकल 52, 53, अभी आपको 54 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल होगा, ये चाहे तो आप नोट कर लीजिए इसको। और ओके, तो बच्चों अब हम करते हैं आर्टिकल नंबर 54 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, इसको भी हटाइए आप। देखना क्या करना है 54 में। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, कॉलेज की स्पेलिंग यही रहेगी महाविद्यालय वाली, है ना। हिंदी में कहेंगे इसको निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। इसको आप ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, जो भाग लेंगे उनको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाएगा। जैसे ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है, तो ग्राम प्रधान के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन वोट डालेगा, ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा क्या होती है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिनका नाम वोटर लिस्ट में आएगा वो ग्राम सभा कहलाएंगे, यानी कि वो 18+ होने चाहिए, है ना, फिर इसमें नाम दर्ज हो जाएगा। तो जो गांव में एक वोटर लिस्ट होती है, समझो ये ग्राम प्रधान के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल है। लेकिन ये शब्द ग्राम प्रधान के लिए यूज नहीं होगा। क्वेश्चन हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज या फिर निर्वाचक मंडल शब्दावली किसके लिए प्रयुक्त होती है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय के लिए, सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के लिए ही इस्तेमाल करेंगे इसको। ओके, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, देखना, एक तो भाग लेने वाले और एक भाग ना लेने वाले। 4 लोग तो भाग लेते हैं, 5 नहीं लेते, कौन कौन से, उसको समझिए आप एक बार। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। और कल हमने पढ़ा था उसमें संसद के 2 सदन थे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। राज्यों के विधानमंडल के भी 2 सदन थे, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 7 राज्यों में है भारत में। उन पर डिस्कस करते हैं पहले और क्लियर करते हैं इसको डीपली। देखना, जैसे हमारी संसद होती है तो संसद के 2 सदन होंगे, संसद के 2 सदन। एक तो क्या हो जाएगा, लोकसभा, लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 545। राज्यसभा में कितने हैं, 245। इस 545 के हम 2 भाग करते हैं, है ना। एक तो आ जाएगा 543, 543 + 2। ये जो 543 मेंबर है ना, 543, पेन ले लेते हैं दूसरा। ओके, 543 में इनका तो निर्वाचन होता है, निर्वाचन या चुनाव कह लीजिए आप, ये निर्वाचन या चुनाव, है ना। और ये 2 मनोनीत होते हैं, मनोनीत, इसको दूसरा नाम हो जाएगा नामित, मनोनीत या नामित, इंग्लिश में नॉमिनेट,
नॉमिनेटेड है ना, या नॉमिनेट, और इनको हम कहेंगे इलेक्टेड। इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, है ना, आ रहे हैं ना समझ में? ओके। ऐसे ही जो ये 245 होते हैं सदस्य, इसके भी पार्ट करते हैं दो, है ना, 233 और 12। 233 का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है इनका, तो कम चल रहा है फैन, इसमें डालना पड़ेगा। ओके, इनका तो निर्वाचन है ना, वोट डले के लिए, और ये मनोनीत होते हैं, मनोनीत। पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि मनोनीत ये किस किस फील्ड से होने चाहिए, इससे पहले वाली वीडियो आप उसमें देख सकते हैं, है ना। ये नॉमिनेटेड होंगे और ये निर्वाचित, नॉमिनेट, और ये इलेक्टेड, इलेक्टेड। ओके। ऐसे ही राज्यों के विधानमंडल होंगे, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में कहीं पर एक सदनात्मक व्यवस्था होगी, कहीं पर द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। भारत के केवल 7 राज्यों में द्विसदनात्मक बाइकैमरल सिस्टम है ना। इसके 2 सदन होंगे, कौन कौन से? एक तो विधानसभा, विधानसभा, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद, विधान परिषद, है ना। विधानसभा, अगर हम यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 404 मेंबर होते हैं एमएलए, इसके तो क्या हो जाएंगे? एमएलए, जिसको हम विधायक कहेंगे सामान्य भाषा में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इसके हम सदस्य को एमएलसी, ये एमएलसी हो जाएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में इसको भी विधायक, ये भी विधायक, ये भी विधायक। इसके जो सदस्य होते हैं, इसको भी हम एमपी कहेंगे, इसको भी एमपी कहेंगे, है ना। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में इसको सांसद, ये भी सांसद, है ना। इसके सदस्य को एमएलए, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी, हिंदी में ये क्या हो जाएगा? विधायक, ये भी विधायक, विधानसभा के सदस्य। ओके। इसके फिर 2 पार्ट किए हैं, 403 और +1। यहाँ पर अगर हम 100 मानते हैं, इसके सदस्य 100 हैं, तो इसमें 5 भागों में कैटेगराइज किया गया है इसको, ये 5 भाग, इसकी वोट कौन कौन डालता है ना। 403 का तो निर्वाचन होगा, इलेक्टेड, निर्वाचन, वोट डलेंगे इनके लिए, 403 एमएलए के लिए वोट डलेंगे। ओके। एक का मनोनीत होगा, ये मनोनीत या नॉमिनेटेड। ये क्या होने चाहिए? एंग्लो इंडियन, कल भी आपको बताया था एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? आंग्ला भारतीय, जो ब्रिटेन में जन्मे हो या इंग्लैंड में जन्मे हो और बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, वो क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि कोई अमेरिका की नागरिकता अपनी कैंसिल करा के और भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली हो उसने, वो एंग्लो इंडियन हो जाएगा, वो नहीं होगा। केवल जो ब्रिटेन में जन्मा हो या इंग्लैंड में जन्मा हो, ब्रिटेन में जन्मने वाला व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता ग्रहण की है, वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ओके। तो ये एंग्लो इंडियन होते हैं, यहाँ पर ये 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ये जो 100 सदस्य हैं, इसमें क्या 1/3, पहले ये कर लो, 1/12 भाग, 1/12 भाग, 1/3 भाग, 1/3 भाग और 1/6 भाग। 100 की ये हमने 5 किए इसमें पार्ट। 1/12 भाग, इसमें 3 वर्ष पूर्व के जो स्नातक होंगे, 3 वर्ष पूर्व स्नातक, जो ग्रेजुएट्स होंगे, जिनको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हुए, उनकी वोट बनेगी, है ना। और 1/12 भाग 3 वर्ष पूर्व के टीचर्स, जो अध्यापक होंगे, और ये 12वीं तक के स्कूलों में होने चाहिए, 12th तक के, 12वीं तक, वो नहीं कि डिग्री कॉलेज के भी आ जाएंगे इसमें, वो नहीं आएंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब ये हुआ, जैसे चेयरमैन होते हैं, ग्राम प्रधान, मेंबर्स होते हैं ना, ये बीडीसी मेंबर्स, ये सभी। 1/3 सदस्य उस क्षेत्र के या जिस जिले में यहाँ पर चुनाव लड़ना है, उस जिले के एमएलए और एमपीज। अगर हम सहारनपुर जिले की बात करें, सहारनपुर जिले में एमएलए कितने? 7, एमपी कितने बनते? 1, तो वो भाग लेंगे इसमें, है ना। यहाँ पर एमएलए और एमपी उसी सीट के जिससे घोषणा की गई है ना। और 1/6 भाग ये राज्यपाल, राज्यपाल मनोनीत करते हैं, मनोनीत। इसके 5 फील्ड होते हैं, कौन कौन से में होते हैं, है ना। मनोनीत किस में होंगे? ये जो 1/6 सदस्य हैं, इसके लिए 5 फील्ड होने चाहिए। या तो ये साहित्यकार होने चाहिए, साहित्यकार, लिटरेचर, या फिर ये विज्ञान के क्षेत्र से, वैज्ञानिक, या कला संस्कृति, कला संस्कृति, या फिर ये होने चाहिए साहित्यकार, विज्ञान, कला संस्कृति, समाज सेवक, समाज सेवा, या फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन,
फ्रीडम फाइटर या ना, या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट इन्होंने किया हो। ये जो 1/6 सदस्य हैं, राज्यपाल इनमें से एक मनोनीत करेंगे इनको, यानी कि 100 का अगर 1/6 लेते हैं लगभग 16 या 17 मेंबर, 16-17 मेंबर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ओके, आ रहा है समझ में? अच्छा जी, एक बार और देखिए आप ये संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। भारत में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। हालांकि ये टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे, है ना, ये तो इसलिए शब्दावली बता रहे हैं। अनुच्छेद नंबर आएगा ये 79, 80, 81 में आएगा, क्योंकि हम अनुच्छेद नंबर 54 पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये शब्दावली होगी, इसलिए पहले क्लियर कर लेते हैं चीज़ को। ओके, विधान परिषद के अगर हम लेते हैं 100, तो इसके हमने 5 पार्ट किए। इसका 1/6 भाग, 1/3, 1/12, 1/12, है ना। और इसमें से जो मनोनीत करते हैं राज्यपाल, ये 5 फील्ड में से किसी एक में या एक से अधिक क्षेत्रों में विशेष ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। ओके, तो संसद के 2 सदन, विधानमंडल के 2 सदन, ये द्विसदनात्मक व्यवस्था भारत में केवल 7 राज्यों में ही। कौन कौन से 7 राज्य? जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 7 राज्य हुए। लेकिन आर्टिकल जब हम 168 पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 168, वहाँ पर आएगा राज्य शब्द का तात्पर्य जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्यों से है। अगर हम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ देते हैं, अब कितने राज्य बचते हैं? 6 राज्य। और अगर हम सामान्य तरीके से गिने अब 7 राज्य, तो इसका आंसर 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। बेस्ट आंसर वो होगा जो पहले आएगा ऑप्शन में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो खैर डिटेल में तभी बताएंगे जब ये चैप्टर आ जाएगा। तो आपने बच्चों इसमें देखा होगा कि संसद के 2 सदन हैं, इसमें 2 टाइप से सदस्य होते हैं जो एमपीज होंगे। एक तो निर्वाचन वाले होंगे, है ना, ये तो निर्वाचन, इनका तो इलेक्शन होगा। देखना, निर्वाचन में और चुनाव में थोड़ा फर्क होता है, डिफरेंस निर्वाचन में और चुनाव में। निर्वाचन के लिए तो वोटिंग सिस्टम होता है, जैसे ग्राम प्रधान को या जो एक गांव के मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर, उनको हमने वोट डाली उनके लिए, वो तो निर्वाचन शब्द आएगा एक, है ना। और चुनाव क्या होता है, जैसे हम एसएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस आयोग ने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट का मतलब हिंदी में चुनाव। अगर सेलेक्ट को हिंदी में देखें तो क्या निकलता है? चुनाव। हमारी परीक्षा ली गई और हम उसमें खरे उतरे और हमारा चुनाव कर लिया गया, जो भी मापदंड थे, प्री एग्जाम हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हमने पास किया, तो आयोग ने हमें चुनाव कर लिया उसके लिए, है ना। चुनाव के लिए जरूर नहीं कि वोटिंग सिस्टम हो, लेकिन निर्वाचन के लिए वोटिंग सिस्टम होना अनिवार्य है। निर्वाचन जहाँ पर भी वर्ड है, अनुच्छेद नंबर 324 में पढ़ा जाएगा निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन के लिए तो वोट होनी चाहिए, वोटिंग सिस्टम। चुनाव के लिए जरूरी नहीं कि वोटिंग सिस्टम हो, वोट डालेगा, कुछ और भी कंडीशन रख सकते हैं वो। मान लो एक रेस कर दें वो, है ना, 10 स्टूडेंट की एक रेस है, इसमें से सेलेक्ट किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, जो भी पहला नंबर आएगा वो चयनित किया जाएगा, है ना। चुनाव से संबंध परीक्षा का भी हो सकता है, दौड़ का भी हो सकता है, सेलेक्ट का भी हो सकता है, किस तरीके से सेलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर निर्वाचन है, निर्वाचन में चुनने का मतलब है कि वोट डालना, है ना। खैर, लोकसभा और राज्यसभा दो तरह के एमपी इसमें वो हुए है सेलेक्ट। कौन कौन से? एक तो निर्वाचन के द्वारा, एक मनोनीत के द्वारा। राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन होने चाहिए। ऐसे ही राज्यसभा में 233 का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होगा, वोट डलेगी इनके लिए तो। और जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये 4 फील्ड से होने चाहिए, है ना। ओके, ऐसे ही राज्य विधानमंडल है, इसके भी 2 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर एक सदनात्मक हो जाएगी, यानी कि विधानमंडल का एक सदन होगा, विधानसभा। इसके 404 मेंबर, 403 का निर्वाचन होता है, वोट डलती है, और एक के लिए मनोनीत होता है। एक कौन सा होना चाहिए? एंग्लो इंडियन। कौन करेगा इसको नियुक्त? राज्यपाल। केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, राज्य सरकार में राज्यपाल महोदय नियुक्त मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट, है ना, समझ क्लियर? ओके। विधान परिषद, है ना, ये इसकी। अब आप ये समझिए केंद्र शासित राज्य, देखना कहीं बुक्स में लिखा है 8 या कहीं पर 9, हम उस पर चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। ऐसी केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं? केंद्र शासित राज्य, या इसको हम कहेंगे संघ शासित, संघ शासित राज्य, यूटी, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित, संघ शासित, ये और ये यूनियन टेरिटरी, ये राज्य क्या होते हैं? भारत में कितने? 8 या 9, जितने भी, अभी उसके बारे में नहीं बात करते। इनकी परिभाषा देखिए आप पहले। जब हम संविधान की 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, उसमें 3 प्रकार के विषय होंगे। संघ सूची के विषय होंगे, राज्य सूची के होंगे और समवर्ती सूची के होंगे। संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, जैसे मान लो रेलवे से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, है ना। एविएशन से संबंधित, एरोप्लेन से संबंधित कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार। पर्यावरण से कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कुछ राज्य सरकार के भी हैं, अगर राज्य सरकार की हम बात करें, मनोरंजन टैक्स कौन लेगा? राज्य सरकार। टोल टैक्स कितना है? राज्य सरकार। बहुत सारे से कार्य है ना। और ये
और भी बहुत टैक्सेशन होता है, ये राज्य सरकार डिक्लेयर करती है सब। कुछ मामले हैं जिन पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची हो जाएगी। वो क्या होती है समवर्ती सूची? जैसे शिक्षा का मामला है, शिक्षा पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर, है ना। स्वास्थ्य परिवार कल्याण पर कौन कानून बनाएगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर। ये विषय किस में रखे हुए हैं? समवर्ती सूची में, कनकरेंट लिस्ट में। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हमने, ओके। इसके अलावा रेजिडुअली पावर्स होती हैं, है ना। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका? राज्य का, राज्य सरकार का। ऐसे राज्य जो अपनी राज्य सूची के कानूनों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकते, वो संघ शासित राज्य कहलाएंगे। उनके कानून संसद बनाएगी। जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप को एक कानून बनाना है कि वहाँ पर लक्षद्वीप के लिए पुलिस की आवश्यकता पड़ी है, कि पुलिस भर्ती होनी चाहिए। लक्षद्वीप की सरकार वहाँ पर नहीं करेगी, वहाँ पर तो प्रशासक होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होता है, वहाँ प्रशासक होता है। तो प्रशासन पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा ये केंद्र सरकार को ही होता है। अगर वहाँ पुलिस की भर्ती निकलने लगती है अंडमान निकोबार में, वो वहाँ का प्रशासक नहीं निकालेगा, वहाँ की सरकार नहीं निकालेगी, इसको तो संसद का गृह मंत्रालय निकालेगा, है ना। लक्षद्वीप में मान लीजिए जरूरत है पुलिस की, पुलिस भर्ती कौन निकालेगा? संसद जैसा चाहेगी, है ना। ऐसे राज्य जो अपनी संघ सूची राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून नहीं बना सकती, वो यूनियन टेरिटरी कहलाते हैं, वो केंद्र शासित राज्य, संघ शासित राज्य कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 या 9 है ना। 8 या 9 इसलिए है, 2 संघ शासित राज्य, जम्मू कश्मीर को बनाया गया और लद्दाख को अलग अलग बनाया गया। पहले कितने थे? 7। जम्मू कश्मीर लद्दाख को बनाया गया, कितने हुए? 9 हुए। लेकिन दादरा नगर हवेली दमन दीव को 1 कर दिया गया। अब कितने बने? फिर 8 बने, हैं। टोटल राज्य कितने भारत में? 36, है ना। 36 हैं, यानी कि हो जाएगा कितना? 28 + 8, तो 36 हुए टोटल। खैर, एक बार हम केंद्र शासित राज्यों के नाम लिख लेते हैं। कौन कौन से? दिल्ली, पांडिचेरी, दिखाई दे रहे हैं ना बच्चे? अच्छा, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, है ना, लक्षद्वीप, और एक आ जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। और एक आ जाएगा इसमें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर मान लो आप, है ना। लद्दाख इसी में मान लो, या जो भी कुछ, है ना। इसके बारे में जब चैप्टर आएगा तब चर्चा करेंगे। तो अब ये देखिए, इसको फिर से समझिए। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? ध्यान से समझना इस टॉपिक को। एक तो संसद के 2 भाग हैं, संसद के निर्वाचित एमएलए, इलेक्टेड एमपीज ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा। दूसरा है इलेक्टेड एमपीज ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। 233 ये भाग लेंगे, 543 ये भाग लेंगे, ओके। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित एमएलए, ये जो एमएलए होंगे यहाँ पर, ये एमएलए निर्वाचित, जिनके लिए वोट डलिए। लोकसभा में जिनके लिए वोट डलिए, राज्यसभा में जिनके लिए वोट डलिए वो एमपीज, विधानसभा में जिनके लिए वोट डलिए वो एमएलए, है ना। और केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी एक 70वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1992 में हुआ था, 1992 में। और 93 में इन्होंने पहली बार इलेक्शन में भाग लिया था, यहाँ के मुख्यमंत्री बनने लगे थे। देखना, कुछ लोग ये समझते हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता वो केंद्र शासित राज्य होते हैं, ये आधी अधूरी परिभाषा है ना। खैर, हमने नहीं पढ़ी है, परिभाषा कहाँ होगी, ऐसी बात नहीं है। जिन राज्यों का मुख्यमंत्री नहीं होता कि वो केंद्र शासित होते, ये गलत है, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। जो राज्य अपने राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकते वो केंद्र शासित राज्य होते हैं। फिर तो ये परिभाषा फेल हो जाएगी। दिल्ली और पांडिचेरी का तो बनता है मुख्यमंत्री, जब इनका मुख्यमंत्री बनता है तो अभी तक यूनियन टेरिटरी क्यों है, अभी तक केंद्र शासित राज्य क्यों है ना। तो यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1993 से इन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया था, यानी कि एमएलए बनते हैं। दिल्ली में कितनी है विधानसभा की सीटें? 70, 61, 69 + 1, एक सदस्य उसमें एंग्लो इंडियन चुना जाएगा, है ना। तो दिल्ली और पांडिचेरी भी भाग लेंगे, इसमें कोई एमएलसी भाग नहीं होगा। 4 लोग भाग लेते हैं, 4 कौन कौन से, एक बार और देखिए आप। लोकसभा के निर्वाचित एमपी, राज्यसभा के निर्वाचित एमपी, राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित एमएलए, और केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली और पांडिचेरी, केवल ये 2 राज्य ही भाग लेते हैं। जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं सिर्फ 2 ये भाग लेंगे राज्य इसमें, है ना। तो भाग लेने वालों में कौन कौन हुए इसको हम अलग से लिख लेते हैं, जो भाग लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका जिसमें भाग लेते हैं,
भाग लेने वाले, है ना। राष्ट्रपति चुनाव में, चुनाव या निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य नंबर 1, 2, 3, 4 कौन कौन से? एक तो लोकसभा के एमपी कौन से? निर्वाचित, बल्कि लोकसभा के निर्वाचित एमपी, है ना। दूसरा राज्यसभा के, चलो ऐसे राज्यसभा के निर्वाचित एमपी, दोनों भाग लिया। और यहाँ पर विधानसभा राज्यों की जो विधानसभा होगी इसके निर्वाचित एमएलए, है ना। और चौथा इसमें भाग कौन लेंगे? दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित या फिर संघ शासित, इसमें कौन कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी, ठीक है जी। तो 4 इसमें चीजें भाग लेती हैं, है ना। 4 लोग इसमें आए सदस्य, कौन कौन से? लोकसभा के निर्वाचित एमपी, राज्यसभा के निर्वाचित एमपी, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, सिर्फ ये भाग लेंगे। केंद्र शासित में कौन भाग नहीं लेंगे? ये 4 भाग नहीं लेंगे फिर, है ना। अब कौन कौन भाग नहीं लेता इसमें से, उसको लिख लेते हैं। भाग ना लेने वाले यहीं पर लिख दें, ओके। दूसरा इसमें भाग नहीं लेते, कौन कौन से जो भाग नहीं लेते? ये 5 हैं, 3, 4 और 5। एक तो लोकसभा के मनोनीत एमपी, यानी कि ये भाग नहीं लेंगे, ये जो 2 सदस्य हैं ये भाग नहीं लेंगे, ठीक है, इस पर काटिए। दूसरा राज्यसभा के मनोनीत एमपी, राज्यसभा के तो मनोनीत एमपी हैं 12, है ना, 12, ये भाग नहीं लेंगे। तीसरा विधानसभाओं के मनोनीत एमपी, ये भी भाग नहीं लेते, मनोनीत एमएलए, सॉरी, विधानसभा के मनोनीत एमएलए ये भाग नहीं लेंगे, है ना। 5 केंद्र शासित या 6 केंद्र शासित राज्य भाग नहीं लेंगे, सॉरी। एक और ये देख लीजिए, विधान परिषद एमएलसी कोई भी भाग नहीं लेगा, कोई भी एमएलसी भाग नहीं लेगा, चाहे वो केंद्र शासित राज्यों में या बिना केंद्र शासित राज्यों में, सामान्य राज्यों में, कोई मतलब नहीं। चौथा कौन सा? एमएलसी, कोई भी एमएलसी भाग नहीं लेगा, है ना। 5वां इसमें आ जाएंगे 6 केंद्र शासित राज्य, 6 केंद्र शासित राज्य ये भी भाग नहीं लेंगे, है ना। एक बार और ब्रीफली इसको संक्षिप्त रूप में देख लीजिए आप। संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित एमएलए और मनोनीत एमएलए, है ना, ये राज्यपाल जो नियुक्त करते हैं। और विधान परिषद को क्या कहेंगे? एमएलसी। हालांकि ये टॉपिक इसमें ऐड नहीं करना था, ऐसे ही आपको बता दिया। और जो केंद्र शासित राज्य होते हैं, है ना, केंद्र शासित राज्य कितने हैं? अब 8 हैं। तो कौन कौन भाग लेंगे? हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद नंबर 54, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं? नंबर 1 लोकसभा के निर्वाचित एमपी, राज्यसभा के निर्वाचित एमपी, राज्यों की विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित एमएलए, और इसमें केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पांडिचेरी। ये कब लिया इन्होंने? 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 93 में फिर लागू हो गया वो, ओके। ये भाग लेते हैं। और भाग कौन नहीं लेते? लोकसभा के मनोनीत एमपी, राज्यसभा के मनोनीत एमपी और विधानसभा के मनोनीत एमएलए, है ना। और एक एमएलसी कोई भी भाग नहीं लेगा, कोई नहीं एमएलसी। नंबर 5 हो जाएगा 6 केंद्र शासित राज्य, 6 कौन से? दिल्ली और पांडिचेरी के अलावा, ये भाग नहीं लेंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अभी आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 55, जो इससे भी इम्पोर्टेंट है कि इसको आप नोट कर लीजिए, ओके।